आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रधानमंत्री के बारे में और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चंस को लगाने से पहले आप एक बार प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लीजिए, उसके बाद में इन क्वेश्चंस पे आएँ तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप अच्छे से ये एनालाइज कर पाएंगे कि आपने कितना सीखा और कहाँ पे आप अभी कमी कर रही हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपने प्रधानमंत्री वाले चैप्टर को एक बार पढ़ लिया होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। आपको ध्यान होगा जब मैंने आपको प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपसे एक आर्टिकल का जिक्र किया था, आर्टिकल 74, जिसमें मैंने ये बताया था कि जो राष्ट्रपति है उनकी सलाह और उनकी सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसके हेड होते हैं पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं वास्तविक नेता और राष्ट्रपति होते हैं नाम मात्र के नेता। तो पहला ऑप्शन आपका देखो इसने दिया है नाम मात्र के नेता, तो ये तो गलत है, राष्ट्रपति होते हैं नाम मात्र के नेता। इसके बाद दूसरा ऑप्शन देता है वो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वो संसद के प्रति तो उत्तरदायी होते हैं, तभी तो उन्हें विश्वास मत को हासिल करना होता है। ये मैंने आपको सब कुछ अच्छे से डिटेल में वीडियो में समझाया था, उम्मीद है आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। तो ये भी नहीं। नेक्स्ट है, वो अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री सीधे सीधे किसी को बर्खास्त नहीं कर सकते, लेकिन वो राष्ट्रपति के माध्यम से किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन 3 भी रॉन्ग हो जाएगा। 4 ऑप्शन कह रहा है वास्तविक नेता होते हैं प्रधानमंत्री, तो ये ऑप्शन आपका ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? इसने पूछा है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा इनकरेक्ट है, आपको इनकरेक्ट फाइंड करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है, मतलब राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल को ये कहना चाह रहा है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। दूसरा ऑप्शन दिया है कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। तीसरा ऑप्शन कहता है एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 माह की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। और चौथा ऑप्शन कहता है मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। पहला ऑप्शन कहता है राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है, उन्हें छूट है, ये बात ठीक है। मतलब राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास, राष्ट्रपति या राज्यपाल पर जब तक वो अपने सत्ता में हैं उन पे कोई मुकदमा नहीं चलेगा, ये बात ठीक है। दूसरा ऑप्शन कहता है कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, सिर्फ वो अपनी उन्हें सलाह दे सकते हैं, मानना या ना मानना राष्ट्रपति और राज्यपाल के हाथ में होती है, तो ये भी नहीं। तीसरे ऑप्शन में कहते हैं कि एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 माह की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी, जी हाँ देनी होती है 2 माह पहले, तो ये भी नहीं। ऑप्शन 4 कहता है कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है, मतलब सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है कि जो भी मंत्री राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल को जो सलाह देंगे क्या उसकी न्यायालय में जांच की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं की जा सकती। किसी मंत्री ने राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह दी या नहीं दी, और अगर दी तो क्या सलाह दी, इसकी कोई जांच नहीं की जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या होता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसने यही पूछा है कि क्या सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हों। सबसे पहले तो इसमें आपको यही पता होना चाहिए कि उच्च सदन और निम्न सदन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला काम आपका यही है कि आप ये देखेंगे उच्च सदन कौन सा है और निम्न सदन कौन सा है। ठीक है, मैं ये नहीं बताऊंगी, ये आपको देखना है, आपका काम है। अब देखो, भारत के प्रधानमंत्री अगर संसद के उच्च सदन के सदस्य हों तो क्या क्या कंडीशंस हैं, उसमें से आपको एक राइट कंडीशन चूज करनी है। पहली है वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। दूसरा है वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। तीसरा है वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं।
और चौथा है उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। देखो, ऐसी तो हमने कोई कंडीशन नहीं पढ़ी कि प्रधानमंत्री अगर उच्च सदन का सदस्य है तो उसको प्रधानमंत्री बनने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन की सदस्यता भी लेनी होगी, ऐसा तो कोई कंडीशन है नहीं, तो इसको हटा दो। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। देखो, ये ऑप्शन सही हो जाता अगर यहाँ से इस केवल वर्ड को हटा दें, लेकिन ये केवल वर्ड दिया गया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो अगर उच्च सदन के ही सदस्य हैं तो केवल उच्च सदन में ही बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके बाद ये अगला ऑप्शन है, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकते। बोल तो सकते हैं, सिर्फ वहाँ पे अपनी वोट नहीं डाल सकते, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं है। बचा फर्स्ट वाला, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। देखो, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया ही इसलिए जाता है कि जो पार्टी वहाँ पे सत्ता में है उसको अपना बहुमत हासिल करना होगा, उसको अपना बहुमत साबित करना होगा कि हाँ, हमारी मेजोरिटी अभी भी बनी हुई है, इसीलिए ही अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में लेके आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो अपनी ही वोटिंग नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री जी। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो इसके कौन हो जाएंगे? ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, समझना और तब आंसर करना। ठीक है, देखो, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या कंडीशन होनी ज़रूरी है? आपको वो एक कंडीशन जो सबसे बेहतर हो वो छांटनी है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, लेकिन उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा है, ज़रूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, लेकिन उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन कहता है, संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, और चौथा कहता है आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। देखो, फोर्थ ऑप्शन से चलते हैं, आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। जब मैंने प्राइम मिनिस्टर पढ़ाया था आपको तो बताया था कि ज़रूरी नहीं है प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, कोई कंडीशन नहीं है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, बशर्ते प्रधानमंत्री बनने के 6 माह के बाद उसको अपना सदस्यता लेनी होगी एक सदन की। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन कट। थर्ड ऑप्शन कहता है, संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो। प्रधानमंत्री बनने की ये कंडीशन बिल्कुल नहीं है कि उस व्यक्ति को किसी न किसी सदन का सदस्य होना ही चाहिए। वो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अगर उसे 6 माह के अंदर बन जाता है तो भी नो प्रॉब्लम, इसलिए ऑप्शन 3 भी कट। दूसरा ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो। इतनी बात ठीक है, लेकिन 6 माह के अंदर सदस्य बन जाए प्रधानमंत्री बनने के बाद उसके 6 माह के अंदर। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी कट। फर्स्ट ऑप्शन है, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो। बिल्कुल ठीक बात है, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य, ये बात बिल्कुल ठीक है कि उसे दोनों में से एक सदन का सदस्य बनना होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में कोई सा एक कथन जो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, जो सबसे ज़्यादा सही होगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। कौन सा कथन सही है? भारत का प्रधानमंत्री, इनके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है, संसद के दोनों सदनों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा ऑप्शन है, इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है, अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः विवेक का प्रयोग कर सकता है। और चौथा है, अपने मंत्रिमंडल के सहभागियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, क्योंकि स्वविवेक की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। देखो, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो मंत्रिपरिषद के हेड होते हैं। ठीक है, तो उन्हें ये पूरा अधिकार है कि वो अपने सहयोगियों का अपने विवेक के आधार पर चयन कर ले, क्योंकि उनके साथ में काम तो मिलकर सहयोगी को ही करना है। तो जो सहयोगी उनके फेवर में होगा, उनके गुड बुक में होगा, वो उसको अपने सहयोगी बनाना चाहेंगे। ऐसे में आप मान के चलो, राष्ट्रपति ये कहे कि भाई
ये इंसान ठीक नहीं है, मैं इसको चाहता हूँ कि ये तुम्हारा सहयोगी बने, और प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि नहीं नहीं, मुझे तो इससे कोई मतलब है नहीं, मैं तो इसको जानता तक नहीं हूँ और मुझे इस फला व्यक्ति को अपना सहयोगी के रूप में चुनना है, अपना सहयोगी चुनना है, तो ऐसे में मतभेद की स्थिति हो सकती है। तो प्रधानमंत्री को ये पूरा अधिकार है कि वो जिसको चाहे अपने स्वविवेक के आधार पर अपना सहयोगी चुन सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। मतलब इन 4 में से आपको वो सिलेक्ट करने हैं जो पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे किसी भी राज्य के, प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, ऑप्शंस दिए हैं एच.डी. देवगौड़ा, पी.वी. नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर और मोरारजी देसाई। तो ऐसे थे, देखो चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रशेखर ऐसे व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे। जबकि अगर मैं बात करूं एच.डी. देवगौड़ा की, तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर बात करूं पी.वी. नरसिम्हा राव की, तो ये आंध्र प्रदेश के रहे हैं, और मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के रहे हैं। तो इसलिए चंद्रशेखर जो हैं वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे। मतलब अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लोकसभा के सदस्य कौन थे। ऑप्शन दिए हैं देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, चंद्रशेखर और डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसका आंसर भी है चंद्रशेखर, आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी। ये पूछा है कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की आर्थिक नीति किस प्राइम मिनिस्टर के द्वारा घोषित की गई थी। ऑप्शंस दिए हैं प्रधानमंत्री राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी राइट, नरसिम्हा राव के द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी। कब की गई थी? 24 जुलाई 1991, 24 जुलाई 1991 को। ठीक है, सो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। मनमोहन सिंह के बारे में बताना है आपको कि कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शंस दिए हैं भारत के पूर्व वित्त मंत्री, ठीक है, दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, तीसरा है वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है। जो मनमोहन सिंह थे, हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो देखो भारत के पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, तो ये ऑप्शन तो ठीक है। ठीक है, ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसने नहीं पूछा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे वो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी वो रह चुके हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। देखो ये जो इनके सामने लिखे हैं ये इनके समाधि स्थल हैं। ठीक है, तो आपको यही सिलेक्ट करना है कि कौन से समाधि स्थल किससे संबंधित नहीं है। देखो जवाहरलाल नेहरू की शांति वन है, ये बात ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन कट हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी की विजय घाटी है, तो ये भी कट हो जाएगा। इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल ही है, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। जबकि राजीव गांधी की समाधि स्थल कर्म भूमि नहीं है, वो वीर भूमि है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना, कर्म भूमि किसकी है? कर्म भूमि है हमारे जो राष्ट्रपति रहे हैं शंकर दयाल शर्मा। कर्म भूमि तो शंकर दयाल शर्मा की है। कौन थे ये? राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। और राजीव गांधी की क्या है? वीर भूमि। ठीक है, तो ये डाउट बचना नहीं चाहिए आपका, एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं वो, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। दूसरा है प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसमें इन्होंने पूछा है कि कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब देखो भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। कहाँ निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था राष्ट्रपति के चैप्टर में। तो भारतीय संघ कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो कट हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ से इसको हटा सकते हो, इसको हटा सकते हो। ठीक है जी। सेकंड दिया है प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। जी नहीं, सिविल सेवा बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं जो कैबिनेट सचिव होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन 2 भी इसका कट हो जाएगा। तो ये तो हट गया, तो ये कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना ही दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है प्रधानमंत्री को, मतलब इसने ये पूछा है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है। ऑप्शंस दिए हैं लोकसभा के द्वारा, संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या फिर लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो प्रधानमंत्री को हमने अच्छे से पढ़ा था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री बनता कौन है?
सबसे पहली बात तो यही है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, ये दिया गया है आर्टिकल 75 में। अनुच्छेद 75 में ये प्रावधान है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रपति किसे नियुक्त करते हैं? प्रधानमंत्री, जो बहुमत में होती है पार्टी उसके नेता को। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में बताना है। पंजाब से लोकसभा के सदस्य थे, पंजाब से राज्यसभा के सदस्य हैं, राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं, या फिर असम से राज्यसभा के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहाँ से सदस्य रहे हैं? पंजाब से लोकसभा के, पंजाब से राज्यसभा के, राजस्थान से राज्यसभा के, या फिर असम से राज्यसभा के। तो अगर आपने मनमोहन सिंह जी की फ़ोटो देखी हो तो आपने देखा होगा वो पगड़ी वगैरह बांध के रहते हैं, तो क्या छवि बनती है कि वो पंजाब से होंगे, ठीक है। तो आप में से ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करेंगे कि इन दो को तो कर देंगे एलिमिनेट, ठीक है जी, और इनमें से किसी एक को गैस मार्क कराएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। पगड़ी वो बेशक पहनते होंगे, लेकिन वो पंजाब से ना तो लोकसभा के सदस्य रहे हैं और ना ही राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट होंगे। तो मनमोहन सिंह जी असम से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, लोकसभा के नहीं, राज्यसभा के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। देखो, हम अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो पहले से ही सदस्य हों। अगर प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो उसके बाद में वो 6 माह के अंदर अंदर किसी भी सदन की सदस्यता ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी क्या है, तो इसने वही पूछी है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, संसद के सदस्य नहीं होते, लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अगर सिर्फ यही कहता कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, अगर क्वेश्चन होता इतना, तो अगर इस ऑप्शन में लिखा होता दोनों सदनों में से किसी के भी सदस्य, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसने यहाँ पे आमतौर पर पूछा है कि जनरली क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में भारत के प्रधानमंत्री कहाँ के सदस्य होते हैं, कौन से सदन के सदस्य होते हैं। तो देखो, भारत के प्रधानमंत्री आमतौर पर लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। उम्मीद है आप सबने क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा, और आशा करती हूँ आप सब अपने मार्क्स को कमेंट ज़रूर करके बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया है, और साथ ही साथ जो कमियाँ आपकी रही होंगी आप उनको देखेंगे। फिर से एक बार इस चैप्टर को रिवाइज़ कीजिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।